हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। जैसा आप सभी को पता है कि हम एआर पब्लिकेशन के इस चैनल पे अपनी जो बुक्स हैं उनके आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसी सीरीज़ में हम आज आपको लिए लेकर आए हैं शिवास बुक। और शिवास बुक में ही आपका सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा पॉलिटी। यानी कि आज से आपको जितनी भी क्लासेस मिलने वाली हैं पॉलिटी के सारे लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज। साथ ही उसके हम क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर हमारी बुक्स में गिवन है वो सारे हम आपको सॉल्व करवाएंगे। और ऐसी ही क्लासेस अगर आप रेगुलरली देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन क्लास जैसे ही आएगी आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो है हमारा पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। किताब रहेगी आपकी वही जो मैंने बताया, आपकी जीएस की किताब जिसका नाम है शिवास। तो हम सबसे पहले देखिए पॉलिटी की एक बारी हम इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अगले क्लासेस में प्रोवाइड की जाएंगी। पूरी पॉलिटी हमारी सॉल्व करवाई जाएगी आपको विद थ्योरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मेरा आपका पहला टॉपिक ही रहेगा, आपकी पहली क्लास कौन सी रहेगी, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में हम देख लेंगे, जिसमें आपका कंपनी शासन हो गया, ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। फिर हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारी, ये आप देख सकते हैं। देन हमारा भारतीय संविधान के सोर्स यानी कि स्रोत कौन कौन से हैं। फिर भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा प्रॉपर शुरू हो जाएगा, जिसमें आपका प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना देखने को मिल जाएगी। संघ और उसके राज्य फिर हमारा अगला चैप्टर रहेगा, ठीक है। देन उसी सिलसिले में आगे जाके नागरिकता हो गया, आपका मौलिक अधिकार हो गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, मौलिक कर्तव्य, संघ, राज्य, न्यायपालिका एंड आपका स्थानीय स्वशासन। इस तरीके से और आगे आपके जितने भी चैप्टर हैं, यानी कि हमारे जो टोटल चैप्टर हैं वो आपके हैं 22। आपकी टोटल 22 चैप्टर्स को हम कंप्लीट कराएंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे छोटे रहेंगे तो एक क्लास में आपको 2 टॉपिक भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि आपका सबसे पहले हम पॉलिटी ख़त्म करवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट आप सजेस्ट करिएगा कि कौन सा टॉपिक हम आपको कराएं। तो ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्स है, ये आपको शिवास बुक का मैं सेम आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारा तरीका वही रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा आपका पॉलिटी की शिवास बुक का, जो आपकी किताब में भी दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। या आज हम जो अपना संविधान देखते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका श्रेय हम कहीं ना कहीं हमारे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब हैं उनको देते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि यूरोपियंस हमारे यहाँ पर आए थे और हमारे देश को उन्होंने कहीं ना कहीं कॉलोनाइज करा। उसी में सबसे पहले आते हैं हमारे कौन, पुर्तगीज़ में वास्को डी गामा आया। उसने कहीं ना कहीं मसालों के लिए रास्ता खोजा। वो कौन सा, समुद्री रास्ता था, क्योंकि जो हमारे ज़मीन रास्ते थे वो कहीं ना कहीं बंद हो चुके थे, उनकी आपसी लड़ाइयाँ थी, बट उनको चाहिए थे मसाले। तो इसी सिलसिले में एक समुद्र का रास्ता खोजा गया। और जब वास्को डी गामा यहाँ से मसाले लेकर जाता है उसको कई गुना ज़्यादा मुनाफा होता है। तो और भी कंपनीज बननी शुरू हो जाती हैं और भारत में आके व्यापार करती हैं। जैसे डच हो गए, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, साथ ही आपकी स्वीडन की कंपनी हो गई, डेनमार्क की कंपनी हो गई। तो ये बहुत सारी कंपनीज आती हैं, बट कहीं ना कहीं जो है हमारा ब्रिटिशर्स बहुत सक्षम हो पाते हैं अच्छे से राज करने में, और ये चीज़ हमारी शुरू हो जाती है। चलिए एक बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। 16th सेंचुरी का वो समय था कि इंग्लैंड के कुछ मर्चेंट यानी कि व्यापारी लोग आते हैं और एक संगठन बनाते हैं। वो कहते हैं हम एक अपनी कंपनी फॉर्म करेंगे, उसका मेन मोटो था मुनाफा करना, यानी कि इंडिया में आके ट्रेड करेंगे और उससे काफ़ी मुनाफा कमाएंगे। उसके बाद एक समय आता है कि जब वहाँ के जो राजा होते हैं वो उस कंपनी को चार्टर प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि अब उन्होंने परमिशन दे दी कि आप जाइए और जाकर ट्रेड करिए। देन वो इंडिया में आते हैं। पहले की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी ट्रेड तक सीमित होती हैं, बट आपका 1757 वाला समय आता है जब थोड़ा सा ये लोग पॉलिटिकली एक्टिव होना शुरू कर देते हैं। और फिर हमारा बैटल ऑफ प्लासी होता है। पहले इन्होंने बंगाल पे अधिकार जमाया। आपको पता होना चाहिए कि बंगाल सबसे ज़्यादा रिच प्रोविंस था, यानी कि बहुत बड़ा पोर्शन जो हमारा पूरा आपका एशिया का ट्रेड होता था वो सिर्फ बंगाल से होता था। वो जगह जगह से प्रोड्यूस होती थी वस्तुएं, बट उनका जो ट्रेड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो बंगाल में देखने को मिलता था। तो जब उन्होंने देखा कि सिर्फ इस प्रोविंस से हमें बहुत सारी कमाई हो रही है,
देन हमारा बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है, जिसमें वो एक साथ 3 सेनाओं को हरा देते हैं, जिसमें हमारा आपका अवध का नवाब हो गया, बंगाल का नवाब हो गया, साथ ही जो मुग़ल हमारा पावर थी जो सालों से रूल करती आ रही थी, कहीं ना कहीं वो औरंगजेब के बाद कमज़ोर हो जाती है, बट वो चीज़ें अब तक उतने तरीके से बाहर नहीं आई थी। बैटल ऑफ बक्सर के बाद वो बाहर आ जाती है कि मुग़ल ताकत अब कितनी कमज़ोर हो चुकी है। देन अब वो फिर वहाँ पे रुकते नहीं हैं, फिर चाहे मराठा से वॉर हो, धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सपेंशन करते चले जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या था, अब एक समय आता है कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग जाती है। वो सिर्फ व्यापार से ही नहीं, यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, यानी कि राजस्व लेना हो गया, ऐसे बहुत सारे कर लगा लगा के बहुत सारा पैसा उस पर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बात राजा को पता चलती है वहाँ के, कि देखो भाई कंपनी पैसा तो बहुत कमा रही है, लेकिन वहाँ पे जाके जैसे आज हम देखते हो ना कि टैक्स चोरी कर लेते हैं आप, वो बात अलग है। अदरवाइज हमारे यहाँ पे क्या है, जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा उसको टैक्स भरना है, ठीक है, उस हिसाब से हमारे यहाँ टैक्स लगता है। तो इनकी इनकम बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ये टैक्स जो है सरकार को उतना नहीं दे रहे थे। तो सरकार ने कहा कि अब इनको रेगुलेट करने का टाइम आ गया। एक समय ऐसा आया था कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास प्रॉपर्टी थी वो वहाँ के राजा से भी ज़्यादा हो गई थी। अब सोच के देखिए कि आज के टाइम पे हमारा अडानी हो गया, अंबानी हो गई, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारी भारत सरकार से ज़्यादा हो गई। तो डेफिनेटली सरकार ऐसे नियम लेकर आएगी, रेगुलेशन लेके आएगी कि इसकी ताकत को हमको कम करना है। ठीक है, जैसे आप वक्फ बोर्ड भी देख सकते हो। वक्फ बोर्ड जो है उसके पास तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा संपत्ति देखने को मिलती है। पहला हमारा भारत सरकार है, दूसरे पे कौन है ये मुझे आप बताएंगे, तीसरे पे हमारा वक्फ बोर्ड आ जाता है। अब सरकार को पता है इसकी जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हम रेगुलेशन लेकर आए। अभी आपका कानून आया है जिस पे काफ़ी ज़्यादा बवाल देखने को मिला है। सेम जो है हमारा कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आपके रेगुलेटिंग चार्टर एक्ट्स आते हैं। तो यानी कि जो हमारे एक्ट्स हम उनको 2 पार्ट में विभाजित कर लेते हैं। एक तो जब तक सिर्फ कंपनी का रूल चलता है भारत में तब, एक जब 1857 का विद्रोह देखने को मिलता है, उसके बाद डायरेक्ट क्राउन का कंट्रोल आ जाता है, तो उसके अधीन जितने भी हमारे एक्ट्स आते हैं वो, और दूसरा कंपनी को रेगुलेट। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो हमारे कंपनी रूल के अधीन एक्ट आए थे वो कभी भी भारत को रेगुलेट करने के लिए नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की रेगुलेशन के लिए थे, क्योंकि इनकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो सबसे पहले अब हम इसमें देखेंगे कि जो आपके कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हमारे एक्ट्स आए थे उनको हम एक एक करके सारे देखेंगे। तो यानी कि आपका टॉपिक है कंपनी रूल। सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा जो पहली कोशिश की गई थी वो 1773 के एक्ट में हम लेकर आए थे, यानी कि 1773 के एक्ट में कुछ चीज़ों को रेगुलेट करने की कोशिश की गई वहाँ की सरकार के द्वारा। उसमें सबसे पहले आता था कि जो पहले आपका गवर्नर ऑफ बंगाल था सिर्फ, उसको अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया कि जो 2 अलग और प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे की और मद्रास की, अब वो भी क्या है हमारे बंगाल के अंदर आ गई। यानी कि बंगाल के पास ज़्यादा पावर है, उसके अंदर ही बाकी जो भी हमारे मद्रास हो गया और बॉम्बे हो गया वो बंगाल के सब ऑर्डिनेट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही इसमें एक सवाल हमारा बार बार पूछा जाता है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने, तो वो याद रखिएगा आप कि पहले हमारे गवर्नर जनरल देखने को मिल जाएंगे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एक आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल होती है, और यहाँ पे एक चीज़ की गई कि अब ये जो काउंसिल जो भी काम करेगी उसके लिए इसको जवाबदेह होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी कर रहे हो और आंसर नहीं कर रहे हो। तो अब क्या है आपको कि जो आपकी डायरेक्टर्स हैं उनको जाके वहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा जो भी चीज़ें आप यहाँ पर कर रहे हो। साथ ही इसी समय पर हमारे 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई जाती है, और ये कहाँ बनती है? ये आपका कलकत्ता में। और एक पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा जो बार बार पूछा जाता है, जो हमारे प्रथम चीफ जस्टिस देखने को मिल जाते हैं वो सर एलजे इम्पे हैं। ये आपका पॉइंट याद रखने वाला है। साथ ही एक चीज़ और की गई यहाँ पे कि अब से जो है कंपनी का कोई भी पर्सनल व्यापार नहीं है। पता है क्या होता था कि जितने भी कंपनी के ऑफिसर्स थे, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट मानी जाती थी। अगर किसी की पोस्टिंग भारत में हो गई है तो समझो उसकी पीढ़ियाँ भी बैठ के खा सकती है। ये लोग एक तो कंपनी का व्यापार कर रहे हैं, उसके साथ ही अपना निजी व्यापार भी शुरू कर देते थे। तो अब से वो मना हो गया कि आप कोई भी अपना पर्सनल ट्रेड नहीं करोगे, जितना भी ट्रेड होगा वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे होगा। साथ ही तुम राजा महाराजाओं से जो भी आप ब्राइब ले रहे हो, लोगों से रिश्वत ले रहे हो, जो आज के टाइम पे भी बहुत देखने को मिल जाती है,
तो वो ब्राइब भी बंद हो गई, कोई भी ब्राइब नहीं ले सकते हो, अब से कोई भी उपहार नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा था। अब हम ये सारे पॉइंट्स आप याद रख लीजिएगा। मेन जो इसमें पॉइंट मैं कहूँगी पहले एक्ट से वो यही है कि हमारा जो है गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट हमारी स्थापित की गई, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पहले जज के रूप में आपको सर एलिजेम्पे देखने को मिल जाते हैं। आइए हम नेक्स्ट एक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्ट है हमारा सेटलमेंट एक्ट, यानी कि जो पुराना एक्ट अभी हमने 1773 वाला देखा था उसमें कुछ कमियां नज़र आती है। उनको लगा कि देखो भाई सुप्रीम कोर्ट के बाद बहुत ज़्यादा पावर जा रही हैं, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, लोग पहुंच जा रहे हैं केसेस लेके, तो अब ने कहा अब इन्होंने सोचा कि भाई इस सुप्रीम कोर्ट की पावरों को कम करना पड़ेगा। तो इतना याद रखिएगा कि जो हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट है वो एक्चुअल में 1773 वाले एक्ट की पावर को कहीं ना कहीं कम करने के लिए लाया गया था, उसमें सुधार करने के लिए। ठीक है, तो एक चीज़ इन्होंने करी कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल जो है वो कुछ भी काम कर रही है वो अब भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ने कोई भी डिसीजन लिया, वो सही नहीं लगा, आप जाके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ कर दिया आपने केस, तो अब ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, वो आपका सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बिल्कुल बाहर हो गया। साथ ही जितने भी रेवेन्यू मैटर हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, राजस्व के मामले। साथ ही भाई जो भी सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैं और आप गए, इसमें मैं एक हिंदू व्यक्ति हूँ, दूसरा मुस्लिम है, तो उसी हिसाब से हिंदू जो कोड है और मुस्लिम कोड है उसी हिसाब से क्या है आपको जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं कि जो हमारी अपील है, जैसे आज आपने देखा होगा कि आपका हाई कोर्ट की अपील कहाँ जाती है, आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हो। तो इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट को बीच से कट कर दिया और जितनी भी अपील्स हैं वो कहाँ जाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट ना जाके जो आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वहाँ पर सारी जाएंगी। तो इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस जो सुधार थे उनको लाने के लिए ये हमारा एक्ट आया था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट, और ये एक्ट बहुत इससे सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ये फिर से भाई और ज़्यादा रेगुलेट करेंगे अब हम कंपनी को, तो ये उसी सिलसिले में आया था। अब से इन्होंने क्या करा था कि जो आपके कॉमर्शियल फंक्शंस हैं और जो पॉलिटिकल फंक्शंस हैं दोनों को हम अलग कर देते हैं। क्या करेंगे हम कि जो आपके व्यापारिक, भाई तुम्हारा मतलब था व्यापार करना, तो तुम सिर्फ व्यापार तक सीमित रहो, दूसरे राजनीतिक फैसले उसमें ज़्यादा तुम्हारा काम नहीं रहेगा। तो इसी सिलसिले में देखिए क्या द्वैध शासन लाया जाता है, क्या डबल गवर्नमेंट कह लीजिए या फिर द्वैध शासन। इसके तहत आपके दो बॉडीज़ बनाई जाती हैं, क्या दो बॉडीज़, जिसका हमारा नाम है, एक आपका रहता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, साथ ही हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, जितने भी राजनीतिक मामले हैं, जितने भी पॉलिटिकल फंक्शंस हैं, भाई इसको देखेंगे हम, इसमें कुछ मेंबर्स होते थे। और जो भी हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था कि कंपनी के जितने भी आपके ट्रेडिंग से, व्यापार से रिलेटेड, किस कंट्री से कितना व्यापार करना है, किस चीज़ का करना है, ये सारी चीज़ें हमारा क्या है वो इसके पास चली गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास। मतलब कि ये आपस में भसड़ मचा रखी थी इन्होंने, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चीज़ों में इनको ज़्यादा मज़ा आने लगा था। तो उसी पावर को कहीं ना कहीं कम करने के लिए हम ये एक्ट लेकर आते हैं कि भाई अब से आप सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा ध्यान दीजिए अपने ट्रेड पर और इधर उधर ध्यान ना भटकाएं। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। साथ ही इस बार कहा गया कि जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ थी, जो क्षेत्र थे, उनको कहा गया ब्रिटिश पोजीशंस इन इंडिया, बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ नहीं है। साथ ही जो है हमारा क्या, क्राउन का जो राजनीतिक कंट्रोल है भाई वो क्राउन का है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी कि पॉलिटिकल जो ये एक्सपेंशन अपना करते जा रहे थे उस चीज़ों को कर्टेल यानी कि कम करने की एक कोशिश देखने को मिल जाती है हमारी पिट्स इंडिया एक्ट। तो याद रखिएगा जो बार बार सवाल पूछा जाता है वो यही है कि हमारा द्वैध शासन कब लाया गया, तो आपका जो द्वैध शासन है वो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था। नेक्स्ट हमारा आता है, देखो इसी सिलसिले में चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या चीज़ें थी, इसमें हमारा कंपनी की जो ट्रेड की मोनोपोली थी, सॉरी इससे पहले हमारा एक और एक्ट है, एक्ट ऑफ 1786, एक बार इसको देख लेते हैं। ये जो है क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे भाई भारत में, इन्होंने कहा मुझे थोड़ी ज़्यादा पावर दीजिए मैं तभी आऊँगा। तो एक्चुअल में उनकी पावर को बढ़ाने के लिए, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये एक्ट उनके लिए स्पेशल लाया गया था, ठीक है। अब क्या करा गया कि इसकी जो पावर है उसको बढ़ाया गया। उन पावर में क्या है कि अब जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है ना, पहले क्या था मेजोरिटी में डिसीजन देखने को मिलते थे, मतलब कि जैसे अगर 10 मेंबर हैं, 6 ने अगर वोट कराए किसी चीज़ के लिए तो उसी डायरेक्शन में हमारी चीज़ें रहेंगी, 4
नहीं। इसी जैसे आज आप देखते हो कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास ज़्यादा वोट उसी की बन जाती है सरकार, बट इसको पावर दी गई कि ये जो है इसका जो वोट है ना, सिंगल अपना वोट, वो बीटो पावर की तरह यूज़ होगा। यानी कि अगर 6 लोगों ने किसी चीज़ के पक्ष में वोट करा है तो ये उसको भी पलट सकता था अपने वोट से। इसके पास क्या थी, पावर थी, ये ओवरराइड कर सकता था काउंसिल की पावर को, लेकिन ये कुछ ही केसेस में थी, सारे केसेस में नहीं होगा। दूसरा, इसने एक और डिमांड रखी, भाई मेरे को क्या है, कमांडर इन चीफ बनाया जाएगा, यानी कि आर्मी का जो चीफ है वो मैं ही रहूँगा। गवर्नर जनरल को अब से क्या है, आर्मी का चीफ बनाया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट 1793। आइए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो कंपनी की मोनोपोली, मोनोपोली समझ आती है कि इंडिया में ट्रेड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी के पास है, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो एक अधिकार दिया गया था ये कुछ वर्षों के लिए दिया गया था, और इस वाले एक्ट में 1793 के एक्ट में इसको और बढ़ा दिया गया कि 20 सालों तक अगले ये मोनोपोली आपकी रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ भारत से कौन ट्रेड करेगा, आप करोगे। ठीक है, तो ये जो एक पॉइंट है इसको आप याद रख सकते हो। दूसरी और चीज़ हुई कि पैसे तो हत्या ही रहे थे ये भारत का, अब इन्होंने एक और चीज़ बोल दी कि जो हमारी आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठता है ना, उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी जितनी भी तनख्वाह होगी, जो भी सैलरी होगी, वो कहाँ से जाएगा, वो आपका भारतीय राजस्व यानी कि इंडियन रेवेन्यू से जाएगा। तो ऑफिशियली भारत को लूटने का एक और स्टेप था ये, आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आएगा देखो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन इसमें क्या लिया गया था, भाई कंपनी की पावर को और कम करना है। और कम कैसे करना है कि इनको दिया गया था मोनोपोली, एक अधिकार किसका, व्यापार का, अब इसको और कम करते हैं। तो बोला गया है, इनकी सरकार ने बोला, राजा ने बोला कि अब हम तुम्हारे एक अधिकार को क्या है समाप्त करते हैं। लेकिन फिर वो रोते गिड़गिड़ाते हुए गए कि नहीं माई बाप ऐसे नहीं करिए, मतलब हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। तो राजा बोलता है ठीक है हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं आपको। तो उन्होंने कहा अभी भी भाई चाय का जो जितना भी व्यापार हो रहा है, किसी देश से हो रहा है, जो भी व्यापार है उसमें अभी भी आपका एक अधिकार हम आपको रहने देते हैं। दूसरी चीज़, चाइना के साथ जितना भी व्यापार होता है, और मेनली ये व्यापार अफीम का होता था, और वो अफीम कहाँ उगाई जाती थी, भारत के अंदर। तो चाइना के साथ व्यापार जितना भी हो रहा है, साथ ही चाय में जितना व्यापार है, वो मोनोपोली अभी भी आपकी है। और दूसरे व्यापारों के लिए, दूसरे चीज़ों में व्यापारों के लिए हम भाई और कंपनीज़ को भी आने की इजाज़त दे देते हैं। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंपटीशन बढ़ गया। ये चीज़ इसीलिए हुई थी क्योंकि ये प्रॉपर टैक्स नहीं भर रहे थे। राजा को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो उसने बाकी कंपनियों को भी आने की अनुमति दे दी। तो ये जो पॉइंट है हमारा पूछा जाता है। जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पहली दफ़ा इसमें 1 लाख रुपया दिया गया कि हम इंडिया के एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ठीक है, एजुकेशन और लिटरेचर, मेनली ये 2 पॉइंट हैं हमारा जो यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी 2 और चीज़ें कि मिशनरीज़ को बोल दिया था कि आओ और भारत में हमारा क्या है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। दूसरी कुछ लोकल गवर्नमेंट को थोड़े बहुत मतलब आप टैक्स लगा सकते हो। तो मेन 2 याद रखिएगा, इनका जो मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई थी चाइना के साथ और टी को छोड़ के। एंड दूसरी चीज़ 1 लाख रुपए पहली बार क्या है एजुकेशन के लिए यानी कि हमारी शिक्षा के लिए दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब यहाँ समझिए कि जो पहले इन्होंने छोड़ी थी मोनोपोली, वो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अभी जो करना था वो तो कर दिया यहाँ पे कि चाइना के साथ और आपकी चाय में भी दोनों मोनोपोली इस बार ख़त्म हो जाती हैं। अब क्या था, अब इंडिया का मार्केट जो था, इंडिया का बाज़ार ओपन था, कोई भी कंपनी आए इंग्लैंड से आके व्यापार करे, जाके वहाँ टैक्स भरे, कोई दिक्कत नहीं हमको। यानी कि अब से कोई भी एकाधिकार जैसी चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं रही किसी भी ट्रेड में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमारा पूछा जाता है बार बार। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या है, आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसको क्या है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, तो आप याद रखिएगा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है हमारा लॉर्ड बेंटिक या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, तो ये चीज़ हमारा। एंड साथ ही आपका ओपन सिविल सर्विस है, जैसे आज आप जाते हो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो, सबके लिए अगर आपकी एज मिनिमम क्या है 21 साल है तो आप दे सकते हो। इस बार पहली दफ़ा ओपन यानी कि भारतीय लोग जो हैं वो जाके सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट इन लोगों को ये चीज़ मंजूर नहीं थी कि भाई ब्यूरोक्रेसी में कैसे तुम इनको ला सकते हो, तो उस चीज़ का काफ़ी विरोध हुआ, तो ये चीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो हमारा क्या है
नेक्स्ट हम देखते हैं अपना एक्ट, मतलब वो लागू नहीं हो पाया था, बट जो चीज़ वहाँ ख़त्म हो जाती है वो अगली साल यहाँ पे अगला जो एक्ट आता है हमारा 1853 में, उसमें जाके वो लागू हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है। आज हम देखते हैं कि मिनिमम एज हमारी 21 साल है। मतलब अगर आप 21 साल के हो दे सकते हो, बट उस टाइम पे मैक्सिमम एज जो थी ना इंडियंस के लिए वो इससे कहीं कम थी। और वो कितनी थी ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो जो लास्ट जो सॉरी हमारा चार्टर एक्ट की हम जो श्रेणी देखते आ रहे थे उसी श्रृंखला में हमारा ये आखिरी है। उसके बाद से आपका क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्या क्या था, वही ये हमारा अंतिम था। इसमें क्या था, आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था। किसके, कार्यपालिका और विधायिका। जैसे आज भी पता है हमारा गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स है, 3 है हमारे, जिसमें लेजिस्लेचर आ जाता है, हमारा एग्जीक्यूटिव आ जाता है, तीसरा कौन सा हमारा जुडिशरी आ जाता है। तो इस बार क्या है कि भाई दोनों के फंक्शंस आपके अलग अलग रहेंगे। साथ ही ओपन सिविल सर्विसेज एंड अब से जो है कंपनी का यहाँ पे कितने साल वो रूल करेगी वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, मतलब कोई भी एग्जैक्ट फिक्स्ड टर्म नहीं दिया गया था। ठीक, तो ये चीज़ थी हमारी। अब इससे जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जब क्राउन रूल आ गया था तो कौन कौन से एक्ट आए थे, किस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान आपके दिए गए थे। तो पहले एक बार कोशिश करते हैं हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और ये आपका जो सवाल है वो एसएससी सीपीओ में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या कहता है आपका कि अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द सुप्रीम कोर्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी पहली जगह थी, ये जो पहला एक्ट था रेगुलेट करने के लिए कहाँ सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई थी। तो आप याद रखिएगा हमारा क्या आ जाएगा, इसमें आंसर रहेगा आपका डी यानी कि कलकत्ता। एक बार देख लीजिएगा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आपकी सुप्रीम कोर्ट स्थापित की जाती है कलकत्ता में। पहले इसके जज कौन बनते हैं, सर एलजे इम्पे। अदर 3 जजेस और होते हैं, उनके एक बार आप नाम यहाँ से याद कर लीजिएगा, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी चैम्बर्स, लिमिस्टर हो गए, साथ ही हाइडे हो गए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में लाया गया था। अभी मैंने आपको बताया था कब आया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट, हमारा 1784 में देखने को मिल जाता है। कब, 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट वाज आल्सो नोन एज द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793। यानी कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम को ईस्ट इंडिया अधिनियम 1793 भी कहा जाता है। तो किस अधिनियम को जाना जाता है वो हमारा आ जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। यानी कि 1793 के चार्टर एक्ट को क्या कहते हैं हम, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, एक बार आप खुद से भी देखिए, सबसे अच्छा अप्रोच जो होता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले आप थ्योरी पढ़िए। थ्योरी को पढ़ने के बाद जैसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से उसको करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है देन आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अपने सवाल पे चलते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कह रहा है, ब्रिटिश सांसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानून के समेकन और संहिताकर्ता के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया। यानी कि लॉ कमीशन जो है वो कब बनी गई थी, ये हमारा क्या, तो वो आपका चार्टर एक्ट हमारा 1833 जो था, जिसमें एकाधिकार को भी समाप्त किया गया था। ये पॉइंट मैंने आपको थ्योरी में नहीं बताया था, तो वो चीज़ यहाँ से देख लीजिएगा। इसमें क्या है हमारा, क्या चीज़, एक लॉ कमीशन भी बनाया गया था ठीक है, जिसके हमारे पहले अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकुले देखने को मिल जाते हैं। ये सवाल भी आपका बन जाता है कई दफ़ा। ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन थे लॉ कमीशन के, वो आपके लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इन ब्रिटिश इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ऑन ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज एबॉलिस्ड। यानी कि किस कंपनी के साथ 1833 में मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। अगर आपको याद हो तो बताया था मैंने 1813 में 2 चीज़ों में मोनोपोली यानी कि एक अधिकार बच गया था। वो कौन कौन से थे, पहला चाइना था और साथ ही हमारा टी था, 2 में व्यापार कर सकते हो। बट जब आपका 1833 आता है तो ये दोनों भी ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो इसमें आपका आंसर देख लीजिएगा चीन रहेगा। बाकी आप और इस एक्ट के अंदर क्या क्या थे एक बार पॉज करके खुद से पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज़ें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन के साथ, वही सेम सवाल है अभी जस्ट आपको बताया था, किस में, तो आपका 1833 में सेम।
तो आप देख सकते हैं जिन जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहे थे हम थ्योरी, तभी पॉइंट किया था कि ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स, इनको यहीं पे एक बार रिकॉल करते चलिएगा। वहीं से आप देख सकते हो अभी प्रूफ है आपके पास कि कितने सवाल हमारे बन रहे हैं। ठीक है, तो वही हमारा, अगर जिन लोगों के पास देखिए ये बुक भी नहीं है वो भी आप लेक्चर देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काफ़ी एग्जाम में हेल्प होगी। अगर आप चाहें तो किताब भी खरीद सकते हैं, अगर और भी कोई किताब है फिर भी आप देख सकते हैं। उसके लिए चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, by dash was the governor general in council given the power to make laws for all British rule territories in India। एक बार हिंदी में देख लेते हैं, किस गवर्नर द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को भारत में पूरे ब्रिटिश शासित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति दे दी गई। तो इसका जो आंसर है वो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है देखिए हमारा क्राउन रूल। पहले हमने देखा था कि आपका क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी अपने तरीके से। उन्होंने इतनी अराजकता फैलाई भारत में, मतलब इतनी लड़ाइयाँ, दंगे, विरोध प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें हुई। जब क्राउन को दिखा कि 1857 का विद्रोह हो जाता है, उसका मेन कारण क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की कहीं ना कहीं जो रूल करने के तरीके थे वो सही नहीं थे। और कोई भी सरकार है देखो भाई, मतलब उतना ज़्यादा क्या है, विद्रोह नहीं सहन कर सकती है, बहुत सारा नुकसान होता है, पैसा भी खर्च होता है। तो उन्होंने बोला कि देखिए अब जो है हम आपके लिए काम करेंगे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को हम करते हैं ख़त्म, और अब क्या है आप डायरेक्टली हमारे क्राउन के अधीन आ जाते हो, मतलब अब हम तुमको बेटर ज़िंदगी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा इनका कहना था, मानना था। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, हम रहते गुलाम ही हैं, और ये गुलामी दर बदर दिन ब दिन कितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी वो आज आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं हमारे भारत का कि हमने कैसे आज़ादी पाई, उस सब में हम देखते ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्राउन रूल में ये किस तरीके से एक्ट्स लेकर आए थे और किस किस एक्ट के अंदर क्या क्या प्रावधान देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा, ये सारे क्राउन रूल के अंदर हैं, जिसमें आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो गया, चाहे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हो गया, साथ ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 हो गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1901, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो हमारा आज का संविधान देखने को मिलता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा, उसमें बहुत सारे प्रावधान प्रोविजंस ऐसे हैं जो हमने कहाँ से लिए हैं, डायरेक्टली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठा लिए गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे आज के संविधान में इसकी झलक मिलती है। फिर आता है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जहां हमें फाइनली आज़ादी मिल जाती है, और फिर आज हम अपने देश के लिए खुद कानून बनाते हैं, हमारे लोगों को क्या चाहिए, क्या ज़रूरतें हैं उनकी, किस तरीके से हम देश को गरीबी से निकाल सकते हैं, तो उसके हित में हम काम करते हैं, अपने लोगों के हित में हम काम करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपका, याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल आपके देखने को मिल जाएंगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो वही था कि अब से हमारा क्राउन का सीधा क्या है, आपके ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि अब से आप ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं हो, सीधे सीधे डायरेक्ट क्राउन की छत्र छाया में आप लोग रहेंगे, क्राउन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या देखने को मिल जाती है, जो आपका द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था, उसको अब ये क्या है अबॉलिश कर देंगे, क्योंकि ये जो दो बॉडी थी इनमें आपस में, इन्होंने आपस में ऐसी ऐसी चीज़ें करी जिससे बहुत ज़्यादा विद्रोह उत्पन्न हो रहे थे, क्लैश हो रहा था। तो यही रीज़न था। तो अब क्राउन बोलता है कि ख़त्म करो इन दोनों को, बिल्कुल अबॉलिश करते हैं, हमको नहीं चाहिए। तो वो जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर वाली जो बॉडी बनी थी, उन दोनों को ही ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट एक चीज़ और की गई कि अब जो है भाई एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बैठेगा। ठीक है, कौन, भारत सचिव की नियुक्ति हुई, साथ ही उसकी एक 15 लोगों की क्या है उसका एक परिषद बनाया गया जिसमें 15 लोग थे। अब क्या है, भारत के लिए ये लोग कानून बनाएंगे, ये लोग आपके ऊपर राज करेंगे। ठीक है, साथ ही गवर्नर जनरल को क्या है अब से वाइसरॉय बना दिया गया, जिसको हम पहले गवर्नर जनरल बोलते थे, अब से वो क्या है वाइसरॉय कहलाया जाएगा। और इसी सिलसिले में हमारे पहले कौन बनते हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वो है आपके देखो लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, पहले वाइसरॉय कौन देखने को मिल जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग।
ठीक है, तो सबसे पहले तो यही सवाल बार बार, क्राउन का सीधा नियंत्रण हो गया। पिट्स इंडिया एक्ट की जो द्वैध सरकार वाली प्रणाली थी उसको हमने अब से ख़त्म कर दिया। साथ ही एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया बैठाया गया, उसके साथ उसके 15 लोग थे। अब से क्या है, ये लोग साथ में बैठ के कानून बनाएंगे और हमारा काम करेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम कौन सा एक्ट आता है। नेक्स्ट रहेगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें क्या है, हमारा बॉम्बे और मद्रास को विधायी शक्तियाँ, याद करिए जो हमने 1773 में क्या था, बॉम्बे को और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। अब से समझ में आया कि हमने गलत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर को डिवाइड करना चाहिए। तो उनकी जितनी भी शक्तियाँ थी उनको दोबारा से वापस कर दी गई, और साथ ही उनको वापस नहीं करी, हमने दो और बनाए लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस हो गया, चाहे हमारा पंजाब हो गया, तो हमने यहाँ पे भी अलग से बना दी गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को बिठाया। बट देखिए इससे कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि अब मोदी जी के संबंध मेरे से तो देखो नहीं हो सकता भाई कि मैं उनके साथ जाके बैठूं, चाय पर नाश्ता करूं, नहीं। तो जितने भी ऑफिसर्स थे उनके संबंध जितने राजा महाराजाओं से हुआ करते थे, कहने को इन्होंने कह दिया कि देखो भाई, अब से हम जो आपके लिए कानून लेकर आ रहे हैं, जो भी व्यवस्था कर रहे हैं, उसको बनाने में आपके भारतीय लोगों का हाथ है, यानी कि उनकी भी सलाह मशवरा से हम बना रहे हैं। बट किसी राजा को क्या पड़ा भाई, उसको अपनी गद्दी चाहिए, मस्त बैठा हुआ है, पैसा है, सब कुछ है, सारी नौकर चाकर हैं, उसको नहीं पता कि गांव में बैठा किसान उस पर क्या बीत रही है, किस तरीके से उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसके बारे में उसको सुध लेनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये सिर्फ दिखाया एक तरीके की लॉलीपॉप कि अब से 3 मेंबर हम नॉन ऑफिशियल बिठाएंगे। इनके एक बार नाम याद कर लीजिए। पहला आएगा आपका राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, साथ ही हमारे सर दिनकर राव। तो ये 3 पहले नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं जो जाके वहाँ पे हमारे किसमें काउंसिल में जाके बैठ जाते हैं। साथ ही आपकी ऑर्डिनेंस पावर भी दे दी गई। आज आप देखते हो कि हमारे देश में इमरजेंसी लगती है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर आ सकता है, कोई भी ऑर्डिनेंस के तहत रूल रेगुलेशन बना सकता है। लेकिन उस ऑर्डिनेंस की जो अवधि रहती है वो सिर्फ और सिर्फ 6 महीने रहेगी। उसके बाद अगर उसको दोबारा से लागू करना है तो कहीं ना कहीं आपको संसद से उसको पास कराना पड़ेगा। तो यही चीज़ है कि जो ऑर्डिनेंस पावर थी वायसरॉय की, वो उसको दी गई और 6 महीने उस ऑर्डिनेंस की अवधि रहती थी। तो आज हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं यहाँ से हम प्रेरित हैं। दूसरा आता है आपका पोर्टफोलियो सिस्टम, और ये चीज़ याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम में बनता है। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है ये समझ लेते हैं। आज आप देखते हो कि हमारी जो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमने विभागों में बांट रखा है। रक्षा मंत्रालय हो गया हमारा, ठीक है, हमारा विज्ञान मंत्रालय हो गया, मतलब इस तरीके से हमने बांट रखा है कहीं ना कहीं। तो पोर्टफोलियो सिस्टम में भी यही था। आप देख सकते हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम था उसमें क्या है, आपका एक प्रकार से विभागों को बनाने की कोशिश करी थी, ठीक है। उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फुली, जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसको आप क्या है प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबल हो। जबकि आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ कोई भी लॉ बनाया जाता है उसके लिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे, वो सारे एक साथ, जितने भी मिनिस्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक एक्ट के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि याद रखिएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम को किसी विभाग एक तरीके से बनाने की कोशिश की गई थी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसी में इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान थे। फर्स्टली जो अभी आपने देखे थे कि 3 नॉन ऑफिशियल थे, अब इन्होंने क्या करा, उसका नंबर बढ़ा दिया। और क्या है, इस बार आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन लेकर आए गए, यानी कि जो और नॉन ऑफिशियल बढ़ाए गए उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू, ठीक है, इतना याद रखिएगा। इलेक्शन लेकिन शब्द का इस्तेमाल नहीं देखने को मिलता है उस टाइम पे। नेक्स्ट हमारा बजट डिस्कशन। आज आप देखते हो हमारी निर्मला सीतारमण जी जो है फाइनेंस मिनिस्टर, वो आपका बजट लेकर आती है। अब बजट लाने के बाद देखिए, विपक्ष को पूरा अधिकार है कि वो बोल सकता है संसद में बैठे हर मिनिस्टर को, कि वो बोल सकता है हर मेंबर कि भाई इसमें इस चीज़ को आपने इतना पैसा क्यों दिया, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को तो और ज़्यादा देना चाहिए था, इस तरीके से कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा खर्च करना चाहिए था, आप बोल सकते हो। लेकिन
उस टाइम पे ऐसी कोई भी शक्तियाँ नहीं दी गई थी। तो हमारा जो 92 का एक्ट आता है, 1892 का जो एक्ट है, इसमें कहा गया पहली बार कि हम तो बजट लेकर आ रहे हैं, लेकिन अब आप क्या है डिस्कस कर सकते हो, जो लाना होगा वो लाएंगे, डिस्कस करने से वैसा कुछ होने वाला नहीं था। बट ठीक है, आप याद रखिएगा, सिर्फ डिस्कस कर सकते थे, ये अपना वोट नहीं डाल सकते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अब जो आपका एक्ट था 1909 वाला, ये हमारा मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इस एक्ट में क्या हुआ था कि पहली बार हमने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को लाने की शुरुआत की थी, और इसको क्या बोलते हैं हम, कम्युनल इलेक्टोरेट का जनक भी कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो को। देखो बच्चों, यहाँ से हमारा शुरू होता है भारत को विभाजन करने का काम, और इसकी नींव डाली गई थी हमारा 1905 में ही। 1905 में क्या हुआ था कि बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। जब आप इतिहास में पढ़ते हैं, दो टुकड़ों में हमारे बंगाल को बांट दिया गया था, हिंदू एरिया और एक तरफ आपका मुस्लिम एरिया था। देन अब ये इन्होंने क्या करा कि मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी प्रोवाइड कर दिया, यानी कि आपको अलग से निर्वाचन प्रणाली आपकी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा इस बार इलेक्शंस भी होने लगे काउंसिल में, तो उसी इलेक्शंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर आए थे मुसलमानों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारी इंडियन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, अब इन्होंने क्या किया, उसमें एक भाई भारतीय को हम रख लेते हैं। और वो पहले हमारे कौन बनते हैं, ये सवाल आपका बनता है। पहले भारतीय वो थे हमारे सत्येंद्र सिन्हा साहब जी। ठीक है। तो हमारे कार्यकारी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति, जिसमें पहले देखने को मिल जाते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा साहब। साथ ही हमारे ये हमने पॉइंट देख ही लिया, साथ ही अब जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1990 का एक्ट। इसको क्या बोलते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है इसको। अब इसमें क्या हुआ कि जो हमारे प्रोविंसेस हैं, यानी कि जो हमारे प्रांत हैं, वहाँ पे हम क्या लेकर आ गए, द्वैध शासन लेकर आ गए। यहाँ पर सब्जेक्टों को दो लिस्ट में विभाजित कर दिया गया, यानी कि जो कानून बनाने का प्रावधान होगा वो दो लोगों के पास होगा, उसकी शक्ति दो लोगों के पास। एक हमारी जिसको हम बोलते हैं आरक्षित, और एक स्थानांतरित, यानी कि एक रिजर्व, जो कि रिजर्व के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उस पे कानून कौन बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर बना सकता है, जो गवर्नर आपका प्रांतों में बैठा करता था। दूसरा आपका स्थानांतरित सब्जेक्ट हो गए, जिसमें इन विषयों पे कौन बना सकता था भाई, जो आपके वहाँ पे बैठे हुए लोग थे वो बना सकते थे। तो इस तरीके से आप, और इसमें जो है देखिए, जो आपके रिजर्व थे ना, जिसमें हमारा गवर्नर बना सकता था, वो सारे महत्वपूर्ण विषय थे, चाहे आपका रक्षा का हो गया, चाहे आपका डिफेंस का हो गया, मतलब जो भी महत्वपूर्ण विषय थे, चाहे आपका पैसों से चीज़ रिलेटेड हो गई, तो उन कानूनों को बनाने का अधिकार आपके गवर्नर पे ही जाता था। और फॉर एग्जांपल हेल्थ में क्या करना है भाई, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये लोग हेल्थ पे कानून बना के क्या ही करेंगे, डेवलपमेंट पे कानून बना के क्या ही करेंगे। तो इतना याद रखिएगा, महत्वपूर्ण आरक्षित विषय थे, और जो भी जिन विषयों में पैसा लग रहा है, जिनसे मतलब नहीं था ब्रिटिश सरकार को कि क्या हो रहा है, वो सारे क्या है स्थानांतरित में आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब जान लेते हैं ये क्या होता है। आज आप देखते हो कि हमारा एक उच्च सदन होता है, एक हमारा निम्न सदन, यानी कि एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, ये भी बोल सकते हो आप, राज्यसभा, लोकसभा। तो यही चीज़ हमारी क्या है, इसी में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और ये प्रांतों में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको केंद्र में देखने को मिल जाएगा। तो केंद्र में क्या है, क्या लेकर आए थे, ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर लेकर आए थे 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखने को मिलता है हाई कमीशन ऑफ इंडिया, एक बिठाया गया, और ये कहाँ पे था, आपका लंदन में जाके बैठता था। ठीक। मेनली आपको ये वाले जो दो पॉइंट है ना, इनको याद रखना है, बार बार पूछे जाते हैं। और इस बार क्या है, सेंट्रल प्रोविंशियल सर्विस कमीशन भी फॉर्म की जाती है। और पॉइंट देख लेते हैं हम, सेंट्रल बजट को, पहले क्या है, एक केंद्र में बजट आता था। आज आप देखते हो कि जो हमारे प्रांत हैं वो अपना अलग बजट लेकर आते हैं, जो हमारे स्टेट्स हैं, बाकी एक आता है सेंटर का बजट, जैसे यूपी का अलग आएगा, एमपी का अलग आएगा, और एक पूरे आपके किसका आ जाएगा, केंद्र का बजट। पहले ऐसा नहीं होता था, बट 1919 में ऐसा कर दिया गया कि ठीक है, प्रांत जितने भी हैं वो अपना अलग से बजट लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन पहली बार भाई देखने को मिल जाते हैं। अब याद रखो, जितना इजी लग रहा है देखने में उतना नहीं है।
बहुत सारे इसमें आपको बाउंड्रीज बना दी गई थी, बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना टैक्स भर रहे हो, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, ये सारी चीज़ें भी हो जाती है। आज हमारे पास क्या है, आज हमें देखने को मिलता है भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जो भी व्यक्ति आपका 18 साल से ऊपर है वो जाके वोट डाल सकता है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, वो अलग चीज़ है। गांव वगैरह में इलेक्शन होते हैं तो आपको देखने को मिलता है, अगर आप दिखने में लगने लगे ना कि थोड़े से बड़े हो तो एक फर्जी वर्जी आईडी बना के आप डाल सकते हो वोट डालने। बट एक्चुअल में जो हमारी एज है वो लीगल एज कितना है हमारा, 18 साल। ठीक है, तो यानी कि अब ये डायरेक्ट इलेक्शन तो लेकर आए हैं, बट उसके बाद भी कहा जाता है कि जो 10% है ना, उससे भी कम लोगों के पास अधिकार था, इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि वो लोग वोट कर सकें। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो आज का जो हमारा संविधान है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट से ली गई हैं, इसमें से बहुत सारे प्रावधान थे जिनको हमने सीधा का सीधा क्या है अडॉप्ट कर लिया गया है। तो इसको ये भी कहा जाता है कि हमारे आज के संविधान में कहीं ना कहीं 1935 के एक्ट की झलक देखने को मिल जाती है। ठीक है, इसमें याद रखिए कुछ 321 धाराएं थी, साथ ही हमारी 10 अनुसूचियां दी गई थी। इसमें क्या है, अब जो है प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई, यानी कि उनको स्वतंत्रता दे दी गई अपने प्रांतों में राज करने की। नेक्स्ट क्या हुआ था, इसमें फेडरल, प्रोविंशियल और कंकरेंट लिस्ट बनाई गई थी। जैसे आज भी आप देखने को मिलता है 3 लिस्ट है हमारी, स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं हमारे जिन पे कौन कानून बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट है, स्टेट की जो आपका संसद है, वो हमारा कानून बनाएगी। दूसरा सेंटर वाले में सेंटर की पार्लियामेंट बनाएगी। तीसरे पे दोनों बना सकते हैं कानून। ठीक है, तो ये जो 3 लिस्ट है, ये भी बोल सकते हो आप हमने आज के संविधान में यहाँ से लिया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो आज आपको कोड देखने को मिलती है फेडरल कोड, वो भी हमारा किस एक्ट की देन है, आपका 1900 हमारे 35 एक्ट की देन देखने को मिल जाती है। दूसरा हमारा आरबीआई का जो फॉर्मेशन है वो भी हमारा 1935 में देखने को मिलेगा। साथ ही हमारा और क्या चीज़ है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई, प्रोविंशियल सर्विस कमीशन हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे इस एक्ट में आई थी। बाकी और पॉइंट, उड़ीसा एंड सिंध हमारे नए 2 प्रोविंसेस बनते हैं। साथ ही देखिए बच्चों, जो बर्मा था हमारा उसको अलग कर दिया गया था म्यांमार को। वैसे भी भौगोलिक तौर पे हम देखें तो वो कहीं ना कहीं इंडिया का पार्ट नहीं था, तो फाइनली 1935 के एक्ट में बर्मा को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, जो मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ये हमारा 1935 का एक्ट माना जाता है। आगे यूपीएससी, जो कुछ अच्छी चीज़ें इन लोगों ने करी हैं, तो वो एक यूपीएससी जो हमारा बनाया है वो मैं बोल सकती हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो हमारा हम बोल सकते हैं इसका क्रेडिट हम इन लोगों को दे सकते हैं। तो यूनियन पब्लिक जैसी ट्रस्ट वर्दी एक हमारी बॉडी बनाई जाती है। साथ ही स्टेट पब्लिक कमीशन, उस टाइम पे प्रोविंशियल पब्लिक कमीशन बोलते थे, साथ ही आपकी जॉइंट पब्लिक कमीशन। यूनियन हो गई जो सेंटर एग्जाम कंडक्ट कराती है, साथ ही हमारा ये स्टेट के। और जेपीएससी क्या होता है कि कई दफ़ा 2 स्टेट आपस में बोलेंगे आके कि भाई हमको अलग अलग स्टेट पब्लिक कमीशन नहीं बनाना है, हम दोनों के लिए आप जो है एक ही बना दीजिए। तो उस केस में हमारा जॉइंट पब्लिक कमीशन होता है जो दोनों स्टेट के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारा 1935 का जो एक्ट है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसमें देखिए सारे पॉइंट जहाँ तक हैं वो याद रखने वाले हैं, मैंने कोई भी ऐसा पॉइंट ऐड नहीं करा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ना हो। नेक्स्ट, अब देखिए वो समय आ गया था फाइनली, इतने दिन से हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने जो अपना बलिदान दिया था उसकी कीमत कहीं ना कहीं, उसकी जो कीमत उनको चुकानी पड़ी थी हमको इस आज़ादी को लेने के लिए, वो दिन आ गया था कि फाइनली हमको आज़ादी मिल जाती है। और वर्ल्ड वॉर 2 होता है तो उस टाइम पे इनको समझ आता था अब किसी भी देश को कॉलोनाइज कर पाना बहुत मुश्किल चीज़ है। देन फाइनली ये चीज़ लेकर आते हैं ये एक्ट जिसको हम बोलते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसमें हम हो जाते हैं आज़ाद। देखते हैं इसमें क्या क्या था।
पहला भारत का विभाजन, आज़ाद तो हुए देखिए कहीं ना कहीं, लेकिन उसकी एक कीमत थी कि हमारा प्यारा भारत, हमारा भारत देश दो टुकड़ों में टूट जाता है। कहीं ना कहीं ये आज़ादी हमको इस तरीके से चुकानी पड़ी कि एक पाकिस्तान बन जाता है और एक भारत बन जाता है। दूसरी चीज़, रैडक्लिफ, ये साहब वो व्यक्ति थे जिनको नहीं आइडिया इंडिया कैसा है, पाकिस्तान कैसा है। भाई इस व्यक्ति को बना दिया जाता है कि तुम जो है इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दो, जिसको कोई आइडिया नहीं, तो ये उल्टी सीधी लकीर वकीर खींच के क्या है डिवाइड कर देते हैं, जिसको आज हम बोलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की सेना को क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन, और वो जो है इस व्यक्ति के नाम पर हमारी पड़ी हुई है। नेक्स्ट, जो हमारी देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, वो फ्री थे भाई, तुम चाहो तो इंडिया ज्वाइन कर लो, चाहे तो पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, ठीक है। बट किस तरीके से इनको मिलाया गया, इसका श्रेय किसको जाता है वो आप बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस तरीके से रियासतों को मिलाने का काम उन पर्सन ने किया था। नेक्स्ट, अब से हम भाई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो थी सोवरेन, यानी कि अब हम अपने देश के लिए खुद कानून बनाएंगे, हमारे लोगों को क्या चाहिए, हमारे किसान भाइयों को क्या चाहिए, हमें गरीबी कैसे मिटानी है, हमें लोगों को कैसे खाना पीना प्रोवाइड करना है, क्योंकि उस टाइम पे इवन आपके पास अनाज एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। तो ये सारी हम सोवरेन हो गए थे, अब क्या है हम अपने देश के लिए खुद से कानून बनाएंगे, ये चीज़ हुई। दूसरा, इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट फाइनली 15 अगस्त 1947 का वो दिन आता है, वो सुबह होती है जो हर भारतवासी उस टाइम पे कितने समय से सोच रहे थे काश वो दिन आए। तो फाइनली वो सुबह होती है जिस दिन हम जो है एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, उठते हैं, तो एक हमारे लिए आज़ाद हिंदुस्तान तैयार था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अब से एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल ख़त्म हो जाता है और हम पूरी तरह से आज़ाद हैं, खुद कानून बनाएंगे, खुद अपने देश पे राज करेंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें अब देखिए यहाँ से ख़त्म हो जाता है और फिर हमारा भारतीय संविधान बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा जो क्राउन के अंदर जो हमारा क्राउन का रूल आता है एग्जैक्टली उसके अंदर जो हमने सारे एक्ट्स देखे थे उन पे क्या क्या क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, और ये आपको सारे सवाल हमारे बुक में जिसका नाम है शिवास्त्र उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो आपके पास आई होप शिवास्त्र बुक होगी, नहीं होगी तो आपके किसी के पास भी हो, आपके दोस्त वगैरह के पास आप एक बार देख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई और भी बुक है तो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, फिर भी आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल देखने को मिलेगा आपको, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वाइसरॉय की उपाधि दे दी गई थी, यानी कि पहले जो गवर्नर जनरल हुआ करता था अब से उसको क्या है वाइसरॉय कहा जाएगा। तो ये आपका जो 1758 का एक्ट था उसमें ये प्रावधान लेकर आया गया था, ठीक है। 1758 के भारत सरकार अधिनियम के माध्यम से भारत गवर्नर जनरल को क्या कर दिया गया, वाइसरॉय, और पहले वाइसरॉय हमारे लॉर्ड कैनिंग देखने को मिल जाते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला आ जाता है हमारा, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष पारित एक अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया और वाइसरॉय का नया पद सृजित किया गया। ये एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, इसका भी आंसर आपका सेम रहेगा, अभी डिस्कस करा 1858 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, यानी कि अब से आपका कोई कंपनी का रूल नहीं है, अब से सीधा सीधा ब्रिटिश की सरकार आपके ऊपर रूल करेगी और आपको एक बेहतर हम क्या है चीज़ें प्रोवाइड कर पाएंगे। ये ऐसा वादा किया गया था बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो ये इसका हमारा सेम आंसर हो जाएगा, 1858 के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ये आप एक्सप्लेनेशन है हमारा, एक बार आप फिर से देख सकते हैं, बाकी ये चीज़ें सारी हमने थ्योरी में आपको पढ़ा दी है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से शासन होने लगा। वही सेम चीज़ है हमारा, सेम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रिपीटेशन है, 1858 के एक्ट थे, ठीक है। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को क्या ब्रिटिश भारत सरकार के लिए उत्तरदायी, यानी कि अब जो आपका कौन है
मतलब जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो क्या है, जो गवर्नेंस है वो उससे छीन के किसके पास चली गई। अब भाई सीधे के सीधे हमारा कौन रूल करेगा, आपका ब्रिटिश की सरकार आपकी रूल करेगी। मतलब इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप क्वेश्चन, अंडर विच एक्ट वाज इंडियाज गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। तो ये भी हमारा कौन है, 1858 में इसका ऐसा चीज़ देखने को मिल जाती है। आपका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। सेम आंसर 1815। 8 का जो हमारा एक्ट था उसमें ये चीज़ आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार अधिनियम डैश के अंतर्गत, सेम ही है सॉरी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था। यानी कि इस एक्ट के तहत आपका क्या आ जाता है, पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर आया जाता है। और ये हमारा 1861 का एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या है, आपके विभाग एक तरीके से बनाए गए, ठीक है, जिसमें क्या है आप आदेश जारी कर सकते हो, आप क्या है जो हमारी प्रशासनिक दक्षता है उसमें सुधार लाना आपका मेन काम है। ठीक है, ये सारे सॉल्यूशन आपकी बुक में गिवन है, हमने वही लगा रखे हैं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पर हम चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद यानी कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया। तो ऐसी चीज़ आपको कब देखने को मिलेगी, यानी कि पहली बार अब जो है आपका क्या देखने को मिलेगा, आपके पास सीटें हैं। तो ये जो हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो आया था, इसमें ये आपका प्रावधान किया गया था। इसमें बाकी और भी चीज़ की थी, जैसे आप बजट है, बजट पे आप बात कर सकते हो, वोटिंग का अधिकार अभी भी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप हाँ बात ज़रूर कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को अब क्या किया गया, हमारी राजधानी बना दिया गया। तो ये जो चीज़ आपको देखने को मिलती है ये हमारा 1909 में देखने को मिल जाएगी। आपका इसका आंसर क्या है, 1909, 1909 में कलकत्ता के स्थान पर क्या किया गया, ब्रिटिश को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। जैसे आपको पता होगा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने किया था, 2 भागों में विभाजित करके, उसके बाद ये लेकर आए थे। और फिर होता है ये एक हमारा दिल्ली दरबार होता है जो देखने को मिलता है। तो दिल्ली दरबार में क्या था, जो पार्टीशन किया गया था उसको अनल कर दिया गया, मतलब पार्टीशन अब से ख़त्म। उसके बाद एक हमारा वहाँ से फिर डिज़ाइनिंग शुरू होती है, दिल्ली दरबार डिज़ाइनिंग के लिए भी याद रखिएगा, किसकी, दिल्ली को किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ये सारी चीज़ें। और इसका क्रेडिट किसको जाता है, ये एडवर्ड ल्यूटियन नाम के एक व्यक्ति थे जिनको दिल्ली को डिज़ाइन करने का श्रेय जाता है। अगला सवाल देखते हैं, डैश का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधारों की कौन सी श्रृंखला थी। सेम अभी हमने डिस्कस किया है, आपका आंसर हो जाएगा 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार, सेम 1909 का जो एक्ट था उसे क्या कहते हैं, मॉर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में एम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों में मॉर्ले मिंटो सुधारों के नाम पर पृथक एक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई। ठीक है, तो सेम है, आप नाम से ही समझ गए होंगे मॉर्ले मिंटो, यानी कि क्या 1909 में ये चीज़ आपकी करी गई थी। और क्या था, इसी में मुसलमानों को क्या किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था, यानी कि यहाँ से आपकी कम्युनलिज्म की नींव देखने को मिल जाती है। अगला सवाल देखिएगा, भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य यानी कि कितने निर्वाचित थे और कितने मनोनीत थे। तो टोटल जो सदस्यों की संख्या देखने को मिलेगी वो आपकी कितनी, 60 थी। बट इसमें जो मेजोरिटी का नंबर था, यानी जो ज़्यादा लोग थे वो आपके कैसे थे, वो निर्वाचित थे। और मनोनीत जो देखने को मिलेंगे वो आपका 26% मनोनीत देखने को मिल जाएंगे। टोटल के कितना था हमारा नंबर, 60। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से
भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मुंटेग्यू चेम्सफोर्ड का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बताइए। आपके दिमाग में आना चाहिए आप सन 1919 में ये आया था, तो आंसर होगा हमारा बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, और इसमें क्या है, हमारा डायरकी लाई गई थी, जिसमें क्या है, और ये 8 प्रांतों में डायरकी देखने को मिल जाती है। एक बार आप प्रांत कौन कौन से हैं उनके नाम उतने ज़रूरी नहीं है, बट एक नज़र आप डाल लीजिएगा। डायरकी में क्या था, 2 लिस्ट बनाई थी, एक हमारी रिजर्व थी और एक हमारी ट्रांसफर थी। थ्योरी में अच्छे से डिस्कस किया है दोनों क्या होते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई। वही सेम सवाल है, द्विसदनीय विधायिका हमारी कब देखने को मिलेगी, आपकी जो है हमारा 1919। इसमें मत जाइएगा, इसमें ये गलत ऑप्शन दे रखा है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में प्रांतीय प्रशासन में द्वैध शासन प्रणाली सिस्टम ऑफ डायरकी शुरू किया गया। सेम रिपीटेशन, 1919 में ये चीज स्टार्ट करी गई थी। अब आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम, सॉरी ये सेम क्वेश्चन है, अगले पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, विच एक्ट इन इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन दी सेंटर एंड यूनिट्स बेस्ड ऑन द 3 लिस्ट। यानी कि आपकी अब 3 लिस्ट बनाई गई हैं, 3 लिस्टों में क्या है, पावर यानी कि विषयों को अब बांट दिया गया है, किस पे कौन आपकी केंद्र सरकार बना पाएगी, किस पे प्रांत सरकार बनाएगी कानून, और किस पे दोनों बना सकते हैं। तो ये जो हमारी चीज़ को करने की कोशिश, आज भी आपको 3 लिस्ट ही देखने को मिलती है ना, तो वो यहीं से लिया गया है, और ये 1935 के एक्ट में किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया 1935 के एक्ट में की जो भी चीज़ें थी, वो बहुत सारी चीज़ें हमारे आज के संविधान में देखने को मिलती हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने अखिल भारतीय संघ यानी कि भारत संघ का प्रस्ताव रखा था। इसमें इन्होंने कहा था कि आइए सारे प्रांत मिलके हम क्या है, एक फेडरेशन बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि बात किसकी हुई थी, एक ऑल इंडिया फेडरेशन, यूनियन ऑफ इंडिया। आज हमको देखने को मिलता है हमारा देश है, हमारे देश में कितने सारे प्रांत हैं। और दूसरा केस लेते हैं हम यूएसए का, यानी कि अमेरिका का। अमेरिका में क्या है, देखो बच्चों, बहुत सारे स्टेट्स आए आपस में, उन्होंने कहा भाई हम स्टेट्स मिलके अपना एक फेडरेशन बना लेते हैं, हम अपना एक यूनियन बना लेते हैं। यानी कि पहले स्टेट्स हैं आपस में मिले और एक बड़ी यूनिट का निर्माण कर लिया। यानी कि अमेरिका में क्या होता है, पहले स्टेट्स हैं, पहले प्रांत हैं, उसके बाद केंद्र आया है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा यूनिटी यानी कि यूनियन है पहले, जिसको हम कहते हैं इंडिया इज अ इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। यानी कि आपका क्या है, हमारे जो है स्टेट्स बाद में है, पहले हमारा क्या है, यूनियन है, यानी कि पहले हमारा केंद्र है। हमने क्या है, अच्छे से राज किया जा सके, चीज़ों को बेहतर हमने बनाने के लिए क्या है, स्टेट्स को कार्व आउट कर दिया गया, बट हमारा यूनियन पहले आता है। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने प्रस्ताव रखा था, बट चीज़ें कभी हुई नहीं, तो वो ऑल इंडिया फेडरेशन कभी बना नहीं था। ये सिर्फ ये एक प्रस्ताव लेकर आए थे। एक बार देख लीजिएगा आप, एक्सप्लेनेशन हमारा गिवन है जिसमें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि यह कभी अस्तित्व में आया नहीं, क्योंकि जितनी भी रियासतें थी उन्होंने कभी भी ऐसी इच्छा जताई नहीं कि हमको फेडरेशन बनाना चाहिए। अगला देखते हैं हम, भारत का संघीय न्यायालय डैश के अधिनियम द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय हमारा कब बनाया गया, तो वो आपका देखने को मिलेगा 1935 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, संघीय न्यायालय 1935 में बनाया गया, मतलब आया था ये, बाकी हमारा वर्ष 1937 में ये दिल्ली में स्थापित किया जाता है, जिसके पहले आपके न्यायाधीश मैरिस ग्वायर देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग ढांचा काफ़ी हद तक डैश के अधिनियम से लिया गया। यानी कि वही चीज़, इंडिया का जो मोस्टली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या दर्शाता है, किस एक्ट की झलकियाँ उसमें देखने को मिल जाती हैं। तो 1935 वाला जो एक्ट है वो काफ़ी हद तक हमारे आज के संविधान से मैच करता है, या फिर हमारे आज के संविधान के सिमिलर है। तो मुख्य स्रोत हमारा 1935। बाकी हमने और देशों से भी चीज़ें ली हैं हमने, जब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा सवाल है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम डैश से ग्रहित किया गया है। सेम चीज़, सेम रिपीटेशन, हमारा 1935 का जो एक्ट था वहाँ से। आइए अगला सवाल देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। प्रथम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने किस ब्रिटिश अधिनियम का स्थान लिया? तो जो हमारा लास्ट उस टाइम पे चल रहा था वो था आपका 1935 का एक्ट। फिर हम आज़ाद हो जाते हैं एंड देन हमारा संविधान लागू हो जाता है, जब हमारा संविधान पूरा बन जाता है। तो उसका आंसर आपका रहेगा 1935। एक बार ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये कब से लागू हुआ था? हमारा 26 जनवरी 1950 से पूरी तरीके से हमारा संविधान लागू हो जाता है। आइए, तो ये है देखिए बच्चों हमारी शिवास्त्र बुक, और अभी मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, जो भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सारा हमारा इस शिवास्त्र बुक में गिवन है। देखिए शिवास्त्र बुक में आपका क्या है, पहले हमने थ्योरी दे रखी है, फिर देन हमने क्या है आपका उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, साथ ही हमने आपको रिवीजन के लिए भी कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ भी हमने प्रोवाइड की है। कौन से पॉइंट कितनी बार पूछा गया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया गया है। तो ये है हमारी किताब, ई-कॉमर्स साइट पे आसानी से अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, किसी दोस्त के पास हो तो उससे लेकर भी पढ़ सकते हैं। और देखिए अगर नहीं भी है किताब, नहीं लेना चाहते हैं, ऑलरेडी कई किताबें, तो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप डेफिनेटली लेक्चर को देख पाएंगे। और बाकी उसके लिए आपको देखिए क्या है कि आप हमारा टेलीग्राम पब्लिकेशंस का जो चैनल है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह हम वहाँ पे आपको रेगुलरली प्रोवाइड करते रहेंगे, साथ ही आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे और नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंचता रहे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितने भी दोस्त हैं आपके जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें, लोगों की हेल्प करें, साथ ही आप कमेंट करें क्या चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से हो सकती हैं जो आपको चाहिए। साथ ही आप लाइक करें, शेयर भी करिए एंड कमेंट मत करना भूलिए। जो भी चीज़ें मैंने आपसे इन वीडियो पूछी हैं वो आप बताइए, साथ ही आपके कोई सुझाव हैं वो भी आप बता सकते हैं। डेफिनेटली हम आपकी चीज़ों को सुनेंगे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।